करंट इस चैप्टर में, और कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था लास्ट क्लास। ओके, सो इफ यू सी, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था रेजिस्टेंस के लिए, वो है R इज इक्वल रो एल बाय ए। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और जो वी ड्रिफ्ट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो रिलेशनशिप है, अगर एक बार ऊपर जाके उसको देखोगे, छोटी सी जगह रो जो है ना, वो एम बाय एन ई स्क्वायर बाय टॉ के फॉर्म में आता है। दिस इज एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ एल बाय ए। Okay, so now we can see what is the relationship of, or what is the dependency of R on various factors. Okay, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि R is proportional to length। मतलब अगर बाकी सारी चीजों को अगर कांस्टेंट रख ले, तो अगर लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। देन R is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखें और अगर A को डबल कर देंगे, तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ये तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वो तो चेंज होगा नहीं। ये जो n है, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी चेंज नहीं होना है। एंड दिस E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये भी चेंज नहीं होना है। द ओनली थिंग नाउ रिमेनिंग इज टॉ। देन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। बस ये थोड़ा सा जो है ना अलग से आता है। एंड टॉ इज व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सो अगर टॉ डिक्रीज होता है तो R इंक्रीज होगा। अब टॉ डिक्रीज कब होगा? सो व्हाट हैपेंस इज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, देन व्हाट हैपन इज VRMS भी इंक्रीज हो जाएगा। VRMS क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3kT/m। रिमेंबर दिस केस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम। तो VRMS जब इंक्रीज होता है, दिस VRMS इज बेसिकली डिनोटिंग द रैंडम वेलोसिटी इन एवरी डायरेक्शन। ओके, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो VRMS इंक्रीज होगा, तो कोलिजन फास्ट होंगे, फटाफट कोलाइड होंगे, और फटाफट कोलाइड होंगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डायरेक्टली से फ्रॉम दिस रिलेशन, R इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। क्योंकि टाउ क्या है? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, राइट? सो टाउ जो आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा बाय VRMS। So tau is inversely proportional to square root of T. So with tau increase हो रहा है तो रेजिस्टेंस, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ओके, सो दिस इज वन थिंग। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को नोट किया था कि दिस इज द बिहेवियर फॉर द कंडक्टर, नॉट फॉर द सेमी कंडक्टर। क्योंकि एक्चुअली टेम्परेचर के साथ दो चीज अफेक्ट हो रही है, एक तो एन और एक टॉ। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो होते हैं ना, जो एटम के साथ बाउंडेड है, वो फ्री हो जाते हैं। बट कंडक्टर में उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है। सो विथ टेम्परेचर चेंज ऑफ एन इज नेग्लिजिबल। चेंज इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल किसके लिए? कंडक्टर के लिए। सो हम इसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन फॉर सेमीकंडक्टर व्हाट हैपेंस, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना,
इलेक्ट्रॉन्स उसकी जो वैलेंस शेल होती है उसमें से बाहर आ जाते हैं और लार्ज नंबर में बाहर आते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, वो तो इंक्रीज हो ही रहा है। लेकिन सेकंड सेकंड सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो अपने पीछे जो वैकेंसी छोड़ता है, जिसको होल बोलते हैं, उसका काउंट भी इंक्रीज हो जाता है। सो जो कंडक्टिंग पार्टिकल्स है, जिसको इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं सेमीकंडक्टर में, दोनों का काउंट जबरदस्त ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। सो व्हाट हैपेंस इज सेमीकंडक्टर्स में विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ J is equal to E by rho। तो यहाँ पे खाली फिर डेफिनेशन है खाली, J is equal to E by rho, where J is what? Current density, and E is the electric field, and rho is the resistivity. The quantity 1 by R is called conductance, and 1 by rho is called conductivity. ये तुम्हारे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में ज्यादा काम में आता है ये सारी यूनिट्स। हम तो इसको काम में लेते ही नहीं, फिजिक्स में बिल्कुल भी काम नहीं लेते। खास करके कंडक्टेंस जी जो है, वो तो हमारे को बिल्कुल भी काम में नहीं आती है। तो कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज 1 बाय आर, उसका जो एसआई यूनिट है वो सीमेंस है। तो कम से कम एसआई यूनिट तो याद रख लिया करो इसकी, जी की, कंडक्टेंस की। हमारे को खाली अगर कुछ काम आ सकता है तो उसका डायमेंशन एनालिसिस में ये काम आ सकता है, इसका एसआई यूनिट काम आ सकता है, और कोई यूज नहीं है इसका। विच इज 1 बाय ओम हो जाएगा, है ना। ये जो हो जाएगा 1 बाय ओम हो जाएगा एसआई यूनिट इसका। और दूसरा जो कंडक्टिविटी है, जो रेजिस्टिविटी उल्टा होता है। सो कंडक्टिविटी इज 1 बाय रो, एंड दिस इज डिफाइंड एज मो पर मीटर। ओम का उल्टा कर दिया मो। ओके, मो पर मीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। सो जो हमने निकाला ओम्स लॉ वी इज टू आई आर, उसमें अगर अपन करंट वर्सेस वी का ग्राफ बनाएंगे, सो I is equal to V by R, it seems that I and V have a linear relationship if R is constant, if R is constant। तो कुछ हद तक तो ये लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन रहता है, कुछ हद तक तो लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। बट आफ्टर दैट इफ इंक्रीज V, आफ्टर दैट इफ इंक्रीज V, जो करंट इंक्रीज होता है, देन देयर इज अ हीटिंग इफेक्ट। और जब हीट होता है तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, देन करंट डोंट इंक्रीज लीनियरली।
तो वो बाद में जाके यहाँ से थोड़ा सा ऐसा डेविएट हो जाएगा ओम्स लॉ से, इट विल नॉट बिकम लीनियर और थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। सो यहाँ तक तो ठीक है, ओम्स लॉ वैलिड है, उसके बाद जो है ओम्स लॉ से डेविएट हो जाता है। बट कंडक्टर में मानते हैं कि रीजनेबली दिस लीनियर रिलेशनशिप इज वैलिड। सेमीकंडक्टर में तो इट इंक्रीजेस एंड इसके अलग अलग तरह के ग्राफ बनते हैं, तुम सेमीकंडक्टर के चैप्टर में पढ़ोगे। या टेट्रायड वॉल्व है, उसमें तो बिल्कुल अलग तरीके से रिलेशनशिप है। सो दीज आर, जहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है वहां पे हम उसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओके, तो नॉन ये जो एंगल थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू आई बाई वी विच इज इक्वल 1/r। सो इफ यू नो द स्लोप यू कैन फाइंड आउट r। बट जो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, ओके, सो दिस r इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, बिकॉज इट डजंट चेंजेस विद टाइम, इसको स्टैटिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। लेकिन जहां नॉन ओमिक कंडक्टर है, where the resistance is varying with potential and current, not time, potential and current, then this is known as dynamic resistance. This is known as dynamic resistance, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, जैसे जैसे तुम पोटेंशियल चेंज कर रहे हो तो ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो R डिफाइन होता है, दैट इज नॉट V बाय आई बट डेल्टा V बाय डेल्टा आई, या किसी इंस्टेंट पे निकालना हो तो dV बाय डी आई, दैट विल बी द इनवर्स ऑफ द स्लोप। ये I वर्सेस V का ग्राफ है। ओके, सो R इज नॉट डेल्टा I बाय डेल्टा V, इट इज डेल्टा V बाय डेल्टा आई। क्लियर है? तो यहाँ पे खाली टर्म्स आ गई है वापस से। करंट के चैप्टर में तो ये टर्म्स के ज्यादा सवाल बनते नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो कोई कॉन्सेप्चुअल ऐसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो बात अलग है। न्यूमेरिकल्स में तो बहुत लिमिटेड है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा डिटेल में तुम्हारे को ग्राफ दिया जाता है। रिमेंबर दैट स्टैटिक रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बट डायनेमिक रेजिस्टेंस आर मे हैव नेगेटिव वैल्यू, जैसा कि टेट्रायड वॉल में तुम्हारे को दिख रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव हो जाता है कभी कभी पॉजिटिव से। सो ये जो रेजिस्टेंस आर है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, always positive ohmic resistance में, and this R may be negative। may be negative का क्या मतलब है कि अगर पोटेंशियल को स्लाइटली इंक्रीज करें तो हो सकता है कि करंट स्लाइटली डिक्रीज हो जाए इंक्रीज होने के बजाय। सो द चेंज इन पोटेंशियल एंड चेंज इन करंट, इन सब इधर देखो, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा। ये जो आई वर्सेस वी का ग्राफ है ओमिक रेजिस्टेंस में, यहाँ पे जैसे जैसे अपन करंट बढ़ाएंगे पोटेंशियल, सॉरी जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई ग्राफ है आई वर्सेस वी का, और ये पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ करंट बढ़ रहा है, और इधर देखो पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट कम हो रहा है, डिक्रीज इन द करंट, देन दिस इज वेयर द आर इज नेगेटिव, इस रीजन में आर नेगेटिव आ रहा है। नाउ वी कम टू effect of stretching a wire on its resistance। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अभी तक हमने क्या किया था, फॉर द गिवन रेजिस्ट, फॉर द गिवन मटेरियल एंड गिवन एरिया, हमने लेंथ के मतलब एक अलग वायर ऐड करके एल प्लस एल किया था, एरिया सेम रहा था। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, मतलब इसी वायर को खींचा अपन, इसी वायर को खींचा, दूसरा वायर नहीं ऐड किया। तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग में क्या होगा कि द वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। दैट मींस वॉल्यूम क्या हो सकता है, अगर हम इसको सिलेंड्रिकल वायर मान ले, देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू एरिया। इनफैक्ट सिलेंड्रिकल क्या, अगर तुम इसको क्यूबिकल शेप का भी मानोगे वायर, तो वॉल्यूम तो लेंथ इनटू एरिया रहेगा, खाली एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, राइट।
ओके, सो वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो dv इज इक्वल टू एल डी ए प्लस ए डी एल इज इक्वल टू 0. दैट इज एल डी ए इज इक्वल टू माइनस ए डी एल, और dl by l is equal to minus dA by A. Small change in volume and a small change in length. Sorry, volume तो change ही नहीं हो रहा, small change in length की बात है. Then dl by l is minus dA by A. Okay. Otherwise, अगर लेंथ को ज्यादा ही चेंज कर रहे हैं, L1 changes to L2, then A1 will change to A2. अगर ज्यादा चेंज है तो, छोटा चेंज है तो अपन ये रिलेशनशिप यूज कर लेंगे, ज्यादा चेंज है तो ये यूज करेंगे. तो एंड एल वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2. वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. सो हमारा R1 क्या है? R1 इज रो L1 बाय A1, एंड R2 क्या है? ये रो है. रो L2 बाय A2. तो मैं तो इसको लिख सकता हूँ L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2 इज इक्वल टू V. तो अपन इसको लिख सकते हैं रो L1 अपॉन A की जगह अपन लिख सकते हैं V L1 स्क्वायर, या अपन इसको लिख सकते हैं रो V बाय A1 स्क्वायर. राइट. तो लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हो, V के टर्म में भी लिख सकते हो. V तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा. और इसको तुम लिख सकते हो रो L2 स्क्वायर बाय V, विच इज रो V बाय A2 स्क्वायर. सो अगर तुम्हारा मतलब सपोज कर लो लेंथ को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया स्ट्रेच करके, तो हम चेंज कैसे निकालेंगे? चेंज विल बी R2 माइनस R1, एंड परसेंटेज चेंज निकालना है तो R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू 100. परसेंटेज चेंज इन R, परसेंटेज चेंज इन R. लेकिन अगर ये लेंथ का चेंज छोटा है, स्ट्रेचिंग बहुत छोटा है, देन वी कैन से दैट डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा A बाय A. लेकिन ध्यान रख लेना, यहाँ पे प्लस साइन की जगह हम लोगों को माइनस साइन यूज करना पड़ेगा. ये प्लस साइन तो हमारा एरर में आता है, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर निकालने की कोशिश करते हैं. लेकिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा. और अगर एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा. यानी कि अगर डेल्टा ए पॉजिटिव है, दैट इज अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो आर डिक्रीज होगा, यानी कि डेल्टा आर जो है वो नेगेटिव होगा. और अगर डेल्टा ए नेगेटिव है, दैट इज एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो आर इंक्रीज होगा, डेल्टा आर जो होगा वो पॉजिटिव होगा. इसीलिए हम यहाँ पे प्लस साइन की जगह माइनस साइन लगाएंगे. सो डेल्टा आर बाय आर इज व्हाट? अब डेल्टा एल बाय एल क्या है? माइनस ऑफ डेल्टा ए बाय ए. सो आई कैन राइट डेल्टा आर बाय आर इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाय एल, और दिस इज माइनस टाइम्स ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाय डेल्टा ए बाय, अगर छोटा चेंज है तो. और अगर बड़े चेंज है, लेंथ में ज्यादा लंबा स्ट्रेच कर रहे हो, जैसे कि 1.5 टाइम्स कर रहे हो और 2 टाइम्स कर रहे हो, तो जैसे मैंने तुम्हारे लास्ट टाइम बताया था 10-15% तक हो तो अप्रोक्सीमेशन काम करेगा. और उससे ज्यादा का चेंज हो तो फिर एक्चुअल चेंज निकालना पड़ेगा. समझ में आ गया? Yes, yes. उतार लो इसको अच्छे से.
डाल लिया। Yes. चलो बढ़िया। चलो calculate the percentage in the resistance of the wire if its length is decreased by 0.1% and by 20%. तो एक बार तो बोल रहा है कि लेंथ में जो चेंज इंक्रीज है वो 0.1% है, और दूसरी बार जो है 20%। ध्यान रखो 20% ज्यादा होता है और 0.1% तो कम होता है। So if I say R is equal to rho L by A, then delta R by R is equal to delta L by L minus delta A by A। माइनस रखना पड़ेगा ना। अब क्या है, हमारे को ये भी मालूम है डेल्टा L by L इज इक्वल टू माइनस डेल्टा A by A, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, है ना। सो आई कैन से दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा L by L। तो डेल्टा L by L 0.1% है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 कितना हो जाएगा, सिंपली 0.2% हो जाएगा। ओके अभी 20% है। अगर मैं 20% में ये रिजल्ट लगाता हूँ, अगर ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ, तो अपना डेल्टा आर बाय आर कितना आ जाएगा 20% के हिसाब से, तो 40% आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा क्या, लेट्स सी। अगर एल 20% इंक्रीज हो गया तो एल इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 1.2 टाइम्स एल हो गया। तो एल इंटू ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो सो L1 into A1 is equal to L2 into A2। So L1 into A1 is equal to L2 कितना हो गया 1.2 टाइम्स L1 into A2। तो A2 कितना हो जाएगा A1 अपॉन 1.2, यानी कि A चेंजेस टू A बाय 1.2। ये हो गया चेंज। अगर लेंथ 20% इंक्रीज हुई है तो मतलब अगर लेंथ 1.2 टाइम्स हो गया तो एरिया 1.2 टाइम्स से रिड्यूस हो जाएगा, 1 अपॉन 1.2 टाइम्स हो जाएगा। तो इनिशियल डिस्टेंस कितना है, R1 इज इक्वल टू रो L बाय A, एंड फाइनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो 1.2 L बाय A की जगह A बाय 1.2, तो इंटू 1.2 विच विल बी 1.44 L बाय A। R2 इतना हो जाएगा। सो इफ यू सी द परसेंटेज चेंज, तो दिस इज सिंपली 1.44, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 44% इंक्रीज हो गया। सो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले से 40% आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 44% आ रहा है। सो व्हाट शुड वी डू, सो लुक एट द चॉइस। अगर चॉइस है 25%, 40%, 60%, 70%, देन गो फॉर अप्रोक्सीमेशन। और अगर चॉइस है 40%, 38%, 44%, 42%, देन गो बाय द एक्चुअल डेरिवेशन। ओके 40% और 44% ज्यादा दूर भी नहीं है और ज्यादा पास भी नहीं है। सो हमें अप्रोक्सीमेशन करना है या नहीं करना है, डिपेंड्स अपॉन चॉइस कितनी पास पास है। तो मेरा कहने का मतलब है 1% से 10% के बीच में तो ऑलवेज गो फॉर अप्रोक्सीमेशन, एंड 15% से 20-25% तक लुक एट द चॉइस एंड सी कि अप्रोक्सीमेशन से काम चलेगा, एक्चुअल करना है। लेकिन अगर 20-25% से ज्यादा है, देन ऑलवेज गो बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन, नेवर गो बाय अप्रोक्सीमेशन।
Yes. हो गया बाकी सब कभी? चलो आगे चलते। हो हाँ, हो गया था। हो गया। A given piece of wire of length L, cross section area and resistance R is stretched uniformly to a wire of length 2L. The new resistance will be. वो तो बहुत ही खतरनाक है। L से 2L कर दिया। अगर L से 2L कर देंगे तो अपने को सीधा सीधा मालूम है A से A/2 हो जाएगा। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है? R1 कितना है? रो L बाय A। और R2 कितना हो जाएगा? क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? R1 है रो L बाय A एंड R2 हो जाएगा 4 टाइम्स रो L बाय A। सो परसेंटेज चेंज कितना हो गया? कितना हो परसेंटेज चेंज? कितना वो परसेंटेज चेंज आदि? 300%। 300%। खाली 4 - 1 कर दो, 300%। पहले 1.44 था ना, -1 किया तो कितना है? 0.44, 44% आया था। मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 3 - 3 × 100, 300%। नहीं आता है तो फिर करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। The resistance of the wire is 50 pi. Then the graph of log V versus log I is. So resistance of the wire क्या बोल रहा है? Is 50 pi. R is equal to 50 pi. वो बोल रहा है log of V वर्सेस log of I का ग्राफ बनाओ। सो बेसिकली y एक्सिस पे तो log of V होगा और x एक्सिस पे log of I होगा। तो हमें क्या करना है? हमारे पास V is equal to IR. Take log on both the sides. So log of V is equal to log of I plus log of R. R की वैल्यू 50 पाई है, मतलब डेफिनेटली log of 50 पाई तो पॉजिटिव होगा। तो जब log of I 0 होता है, जब log of I 0 होता है तो log of V की वैल्यू क्या हो जाएगी? log of R हो जाएगा। द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, क्लियर है? यस। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ध्यान रख लेना। V वर्सेस I का अगर ग्राफ बनाते हैं, V वर्सेस I का, देन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। या I वर्सेस V का बनाओ तो दोनों केस।
क्योंकि जब v जीरो होता है तो i जीरो होता है, बट यहाँ पे तुम्हारा i और v जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, बिकॉज log ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड एंड v एंड i है बहुत पॉजिटिव नंबर्स, हाँ, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। इनफैक्ट ये ग्राफ पीछे भी जा सकता है, log ऑफ i नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो ये रहेगा उसका ग्राफ। अजीज आता है ये ग्राफ बनाना? हाँ सर। आदि और मुआज अगर ये ग्राफ बनाने नहीं आता है तो जाहिर सर की क्लास में जाहिर सर से बात कर लेना, ग्राफ कैसे बनाते हैं। द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 as shown in the figure which is true। तो करंट वोल्टेज का ग्राफ बना रहे हैं। ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। तो क्या पूछ रहा है विच इज ट्रू में, टेम्परेचर T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है, ये पूछ रहा है। वेदर T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1 अपने को नहीं मालूम है। सो ये जो स्लोप है, अगर इसका स्लोप ले लो θ2 या θ1, देन tan of θ2 is equal to I by V is 1 by R। tan of θ is 1 by R, ठीक है। तो यहाँ पे R जो हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप हो रहा है, मतलब जिसका स्लोप कम है उसका R ज्यादा है। तो वी कैन से अगर इसका रेजिस्टेंस R2 है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, देन डेफिनेटली R2 इज ग्रेटर देन R1। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, इसका क्या मतलब हो गया, T2 इज ग्रेटर देन T1। और अगर ये ग्राफ वैसे बना होता V वर्सेज I का, तो यहाँ का तो हमारे को सीधा सीधा मालूम है, V इज इक्वल टू आई आर, सो R इज इक्वल टू V बाय I। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर ये R1 है और ये R2 है, तो इधर तो पता चलेगा कि R1 इज ग्रेटर देन R2, और इसमें T2 इज ग्रेटर देन T1, R2 इज ग्रेटर देन R1। दोनों ग्राफ V वर्सेस I और I वर्सेस V चेंज होते ही चेंज हो रहा है, हेंस T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर हो गया? ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको अच्छे से ढंग से करके रिजल्ट भी याद रखो, बार बार एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए स्लोप क्या है और कैसे करें इसको। ओके, Yes. नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, नया टॉपिक है, इसको कल की क्लास में शुरू करेंगे। आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे।